अब हम लोगों ने संविधान का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इसकी प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में प्रस्तावना शब्द लिखा हुआ, इसलिए हमने प्रस्तावना लिखा। वैसे मूल संविधान में देखेंगे तो इस प्रस्तावना को उद्देशिका लिखा हुआ है, मतलब एक ही है। कोई भी पुस्तक प्रेम्बिल है क्या, वैसे जनरल लेमैन की तरह हम लोग देखें तो कोई भी पुस्तक लिखी है तो उसकी एक प्रस्तावना होती है। उसको अंग्रेजी में प्रीफेस कहते हैं, प्रस्तावना होती है। और एक तरह से वो उसका परिचयात्मक कमेंट या इंट्रोडक्टरी नोट्स होता है, जो ये बताता है कि ये पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, या लेखक का दृष्टिकोण क्या है। उस पुस्तक के बारे में वो डिटेल एक थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी देता है, उसे उस पुस्तक की प्रस्तावना कहते हैं। संविधान के क्षेत्र में, संविधान में आए तो इसकी भी एक प्रस्तावना है, प्रेम्बिल है। और इसमें इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो जैसे हम लोगों ने अभी पिछले एपिसोड में देखा था कि 13 दिसंबर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान को सभा को, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। और उसमें भी ये मूलभूत तत्व लिखे गए थे कि ये हमारा आधार होगा संविधान के लिए। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, आगे अगले महीने 22 जनवरी 1947 को इस संविधान सभा ने से अंगीकार कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया, ठीक है कि इसी आधार पे करेंगे। तो एक सवाल ये हमेशा पूछता है कि पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया। तो ये आप डेट है इसकी 13 दिसंबर 1946 को, और इसे इस संविधान सभा ने स्वीकार किया था अगले महीने 22 जनवरी 1947 को। तो ये प्रस्तुत करने का समय, उसे मानने का समय होता है। और इसकी आइडिया कहाँ से लिया गया, इसका आइडिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये सवाल भी जनरली कहीं ना कहीं पूछता है कि संविधान के प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। हालांकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि वो दूसरे देशों से लिए गए हैं, लेकिन ये मूल इसका जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तीसरी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब इनफोर्सेबल नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट में अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते और कोर्ट उसे लागू नहीं करा सकती। जो इन्फोर्सेबल या प्रवर्तनीय होता, जिसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो प्रवर्तनीय, हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है या सरकार उस पर नियंत्रण करना चाहती है तो हम कोर्ट जाके उसे लागू करा सकते हैं। लेकिन इसके केस में हम कोर्ट नहीं जा सकते। उसी तरह आप आगे पढ़ोगे, नीति निर्देशक तत्व या फंडामेंटल ड्यूटीज, वो सब भी इन्फोर्सेबल नहीं है या प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट हमारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट हो गया, ये भी सवाल पूछता है कि आपकी प्रेम्बिल या प्रस्तावना ये इन्फोर्सेबल या प्रवर्तनीय है या नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत या मूल स्रोत भारत के नागरिक हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इनके शक्ति का स्रोत है। जितने भी संविधान के ये आपके प्रेम्बल में या प्रस्तावना में शब्द हैं, लगभग आज की तिथि में 88 शब्द हैं। इन 88 शब्दों में बहुत से इंपॉर्टेंट शब्द हैं, 9 इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसमें, जिसको कि पढ़ते हैं। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 9 शब्द हैं। लेकिन इन 9 शब्दों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही है, हम भारत के लोग, क्योंकि सुप्रीम हम ही लोग हैं, कोई सुप्रीम नहीं है देश में, सिर्फ भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सुप्रीम है। और इसी से प्रेम्बल शुरू भी होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदी में प्रस्तावना क्या है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी में क्या है, उसका हिंदी में अनुवाद को देखेंगे। बहुत से शब्द अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं, सेकुलर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से उसका हिंदी नहीं, अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते हैं। और एक दिमाग में आइडिया है कि इसका आशय ये होता है, हम उसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो कहीं मिलता जुलता अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ देता है तो आप गलतियां भी कर देते हो।
तो सब हम लोग इन शब्दों के बारे में अभी आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है इसके एक एक शब्द। तो एक तो प्रवर्तनी नहीं थी, और संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के लोग से। हम भारत के लोग शब्दों से होती। मूल संविधान आया था तो उसमें लगभग 85 शब्द थे। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द और जोड़े गए। तो आज की तिथि में देखेंगे तो ये लगभग 88 शब्द हैं, जिसमें तारीख को भी गणना कर लोगे और सन है उसे भी गणना कर लोगे एडॉप्टेशन का, तो 88 शब्द मिलके आपके यहाँ आते हैं। तो ये इसकी कुछ खास खास बातें हुई। कहाँ इसका स्रोत कहाँ है कि 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, और उसके बाद आइडिया कहाँ से लिया गया है, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है, और इसका स्रोत कहाँ से है? शक्ति का स्रोत संविधान के ये यहाँ से है, हम भारत के लोग से। अब हम इसे हिंदी और अंग्रेजी में देखेंगे कि ये है क्या। ये आपकी भारत के संविधान की प्रस्तावना है। जैसे मैंने बताया था पहले ही कि प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा हुआ, उद्देशिका लिखा हुआ। हालांकि प्रस्तावना जो किताबों में होता है अंग्रेजी शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ प्रीफेस होता है, लेकिन आशय उसका यही है। हमारे सिलेबस से चूंकि प्रस्तावना लिखा है इसलिए हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मूल संविधान में से उद्देशिका लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्जन जो है उसे प्रेम्बल लिखा गया। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, है ना, ताकि शब्दों में कोई हमें हेर फेर न मिले। तो हम एक बार पढ़ते हैं, आप इसे देखते जाइए कि क्या लिखा हुआ हमारे भारतीय संविधान के प्रेम्बल या उद्देशिका में। लिखा है हम भारत के लोग। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम भारत के लोग, यहीं से स्रोत, यही ऊर्जा का स्रोत है, यही शक्ति का स्रोत है। किसके लिए? संविधान का। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका उद्देशिका या प्रस्तावना। इसमें ये शब्द जो मिति माघ सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये अंग्रेजी वाले वर्जन में नहीं है, लेकिन चूंकि ये हिंदी में है इसलिए लिखा हुआ। मार्क्सिस ये जनरली नवंबर दिसंबर का महीना होता है। मार्क्सिस जो हिंदी में देखेंगे आपका चैत से शुरू होता है, तो मार्क्सिस, इसे अगहन भी कहीं कहीं बोलते हैं। ये मार्क्सिस है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 2 होता है, अंधेरा पक्ष उजाला पक्ष, तो ये उजाला पक्ष शुक्ल सप्तमी को, और संवत 2006 विक्रमी, ये 2006 विक्रमी। विक्रम आपको हिस्ट्री में आपने देखा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जनरली पीछे 2 संवत हैं, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। विक्रम संवत 57 BC को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसे चलाया था, विक्रमी संवत। और एक है शक संवत जिसे कुषाण ने 78 AD 78 ईसा में चलाया था। ये है जो आपका विक्रम संवत है, ये 57 BC, 57 ईसा पूर्व। और शक संवत जो है वो 78 AD है। तो किसी भी सन में, मान लीजिए 2026 चल रहा, इसमें 57 जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। जो कैलेंडर देखते होंगे नीचे, उसमें विक्रम संवत भी लिखा रहता है, तो आप उसमें 57 जोड़ दीजिए सन में, तो आपका विक्रम संवत निकल जाता है। तो ये आपका हिंदी में इसका उद्देशिका हो गई। अब अंग्रेजी वाले हम देखते हैं उसमें क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। जैसे भी लिखा हुआ, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अंग्रेजी में इसका वर्जन होता है सोवरन। समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक, इस तरह से शब्दों का जाल है। आप अंग्रेजी वाला वर्जन देखोगे
तो ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये आपका ये प्रेम्बल लिखा हुआ, इसको आप पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ भी वही हम भारत के लोग शुरू होगा। Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expressions, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves to this Constitution. ये अंग्रेजी उसका वर्जन है और इसमें तमाम इम्पोर्टेंट आपको शब्द मिलेंगे। जनरली 9 या 10 महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है सोवरन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 9 शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर वैसे पूछते हैं कि इस प्रियम्बल में सबसे वजनदार सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन ये जस्टिस, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समता, फ्रेटर्निटी ये भाईचारा, ये हम जानते हैं। इनके बारे में हम इन 4-5 शब्द जो है ऊपर सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसके बारे में हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी मीनिंग एक्चुअली होती क्या है। तो फिर ये आपके जनरली ये प्रियम्बल हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और इसमें एक ही बार, आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है और वो भी संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तत्समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 3 नए शब्द इस प्रियम्बल में जोड़े गए थे। पहला शब्द क्या था जो जोड़ा गया था? ये शब्द था पहला जो जोड़ा गया था सोशलिस्ट, ये जोड़ा गया सेकुलर और एक लास्ट में शब्द जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, यहाँ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शब्द जोड़े गए थे। तो पहला शब्द जोड़ा गया जो है वो सोशलिस्ट और ये सेकुलर, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो था ये इंटीग्रिटी। तो ये 3 नए शब्द 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा जोड़े गए थे। मूल संविधान में ये थे नहीं। तो ये सवाल अक्सर पूछता है कि 42वें संशोधन, एक ही संशोधन हुआ अब तक प्रियम्बल में आज तक के इतिहास में, वो भी अब 42वां, और उसमें क्या क्या गया? 3 नए शब्द जोड़े गए। सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेक्युलर जोड़ा गया। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो ये 3 शब्द यहाँ पे ये जोड़े गए। हिंदी में देखें तो आपका ये शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया अखंडता। ये 3 शब्द यहाँ पे ये जोड़े गए। ये जो डेट लिखी हुई है जनरली ये इसके एडॉप्टेशन की तिथि लिखी होगी 26 जनवरी 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 के हुआ और उस दिन भारत गणतंत्र बना। गणतंत्र क्या होता है अभी ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये इसकी प्रस्तावना को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी देखते हैं इसमें कि आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस संविधान की जो हमारी संविधान है की प्रस्तावना है या प्रियम्बल है, इसकी 4 प्रमुख घटक हैं। एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। संविधान हमारा सर्वोच्च कानून है और कस्टोडियन या उसका संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके अधिकार का स्रोत क्या है? हम लोगों ने देख लिया कि हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इन्हीं से संविधान को शक्ति मिलती है। संविधान की शक्ति का स्रोत यही शब्द हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक तो इसका ये है, दूसरा है राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट कहने का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से नहीं है। स्टेट यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्टेट का मतलब होता है देश, भारत या इंडिया। तो राज्य की प्रकृति मतलब देश का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, ये हमारा ये
प्रस्तावना उस पे प्रकाश डालता है। क्या प्रकाश डालता है कि यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब सोवरन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, प्रजातांत्रिक या लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य मतलब रिपब्लिक के रूप में घोषित करता है। तो ये प्रस्तावना बताती है कि हमारा देश कैसा होगा। हमारा देश होगा सोवरन, होगा सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा या है, इसे घोषित करती है। ये नेचर ऑफ स्टेट को बताता है, मतलब हमारे देश की प्रकृति क्या है। ये सारे शब्दों के बारे में हम लोग आगे अभी डिटेल में इसे देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सोवरन, सोवरन का मतलब क्या होगा। अब इसका उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है भाई। शक्ति कहां से मिलती है, लोगों से। तो लोगों को ये क्या करेगा, संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वलिटी एंड बंधुता, फ्रेटर्निटी सुनिश्चित करता है। सभी नागरिकों में ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित करता है। ये हमारे प्रेमबिल या प्रस्तावना का उद्देश्य है। चौथी चीज है जो प्रेमबिल का है, वो बताता है कि इसे किस दिन अडॉप्ट किया गया। उस तारीख, विशेष तारीख को इंगित करता है। क्या इंगित करता है कि संविधान को अंगीकृत करने की विशेष तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। तो 4 इसके घटक हैं। अधिकार का स्रोत क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है और विशिष्ट तिथि को इंगित करता है कि किस दिन इसे अंगीकार किया गया या एडॉप्ट किया गया। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें आपके समझ में आई, इसमें कुछ है नहीं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके। अब इनकी न्यायिक स्थिति के बारे में देखते हैं। न्यायिक स्थिति का मतलब कोर्ट के रिलेटेड इसे देखते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्रीफ में आप याद रखिए, डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। पहला है बेरी बारी यूनियन मामला 1960 और दूसरा है केशवानंद भारती केस 1973। जब देश आजाद हुआ उसे जस्ट पहले आनंद फानन में ब्रिटिश सरकार ने एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का डिमार्केशन करेगा। क्योंकि उसके पास समय नहीं था, इसलिए आनंद फानन में जो भी जैसा उल्टा सीधा काम करना था वो काम करके निकल गया। लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कतें हुई। हमारा कुछ पोर्शन जैसे कि बांग्लादेश उस समय नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान इधर था। तो हमारे बहुत से क्षेत्र, खासकर बांग्लादेश में उनका हमारे में था, हमारा उनके में था। बाउंड्री का लिमिटेशन ठीक नहीं था। कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे पता नहीं था कि उनका है या हमारा है। ऐसे बहुत सी चीजें थी। तो उसमें एक बेरीबारी यूनियन भी था, एक जगह थी बेरीबारी यूनियन। और उसके बंटवारे के बाद लिए कि इनका किया क्या जाए। फिर नेहरू और नून, एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका उपनाम नून था, तो नेहरू नून समझौता बोला जाता है। उसको लागू करने की बात आई तो इसको बंटवारे की बात थी, क्योंकि क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं था कि हमारा है या उनका है, हमारा कितना है उनका कितना है। तो इसको बांटने का एक समझौता हुआ। अब दिक्कत आ गई कि बांटने का है तो फिर कैसे किया जाए इसे। तो ये मामला फिर राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए पूछा। तो इस यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी कि ये प्रेमबिल जो है, प्रस्तावना, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान में तो संशोधन हो सकता है, जो संविधान का हिस्सा नहीं है उसमें संशोधन कहां से होगा। आर्टिकल 368 368 सरकार को संविधान में संशोधन का अधिकार देता है, पावर देता है। तो इसे माना कि यह संविधान का पार्ट ही नहीं है, संविधान का हिस्सा ही नहीं है। बाद में केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के मंतव्य को, अपने फैसले को उन्होंने बदल दिया और माना कि नहीं, ये जो है प्रेमबिल जो है या प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़, कोई परिवर्तन न हो, बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान के कोई परिवर्तन न हो, इसलिए पार्ट है, इसलिए इसमें भी संशोधन कर दिया। तो बेरीबारी यूनियन में आया कि ये संविधान का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। ये सवाल भी पूछता है कि
संविधान का पाठ है नहीं, तो आज की तिथि में ये सर्वमान्य तथ्य है कि संविधान का ये प्रस्तावना पाठ है। इसमें संशोधन किया जा सकता है और बाद में 76 में 42वां संविधान संशोधन के बाद इसमें 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जानने के लिए है और ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि एकमात्र संशोधन 42वां हुआ है, इसके द्वारा ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं? ये समाजवादी या सोशलिस्ट हैं, ये आपका पंथ निरपेक्ष है या सेकुलर है, और ये अखंडता या इंटीग्रिटी शब्द इसमें ये जोड़े गए हैं। अब जो नेचर ऑफ स्टेट ऊपर हम लोगों ने 5 शब्द पढ़े थे, उसका आशय आप समझ लीजिए, क्योंकि हम कुछ आशय निकालते हैं, होता कुछ है, और जब ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, एक को आपको टिक होना होता है, तो सारे आंसर्स जो लगभग सारे हमें सही लगते हैं, मिलते जुलते होते हैं, लेकिन टेक्निकल जो अंतर है उसे आप हमने बस उतना ही लिखा है जितना आप समझ सको, डिटेल में नहीं है। पहला है, उसमें लिखा हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या से प्रभुत्व संपन्न लिखे सोवरन, अंग्रेजी में से सोवरन। इसका मतलब क्या है? इंडिया इज ए सोवरन कंट्री, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका आशय क्या है? इसका आशय यही है कि भारत अपने आंतरिक मामलों साथ साथ बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। अपने आंतरिक अंदर के मामलों में और बाहरी मामलों में, विदेशी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है, न ही किसी से हमें पूछ के निर्णय लेना। सोवरन कंट्री वो होते हैं जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के न दबाव में है, न उनसे किसी अपने आका से पूछना है, तो उस कंट्री को कहते हैं सोवरन। तो इसका आशय ये हुआ। दूसरा है समाजवादी या सोशलिस्ट। अब इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? लोकतांत्रिक माध्यमों से, मतलब डेमोक्रेटिक वे से सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, इसका मतलब होता है। समाजवादी मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। बहुत विविधता है हमारे देश में, तो लोगों में पैरिटी लाना, वो भी लोकतांत्रिक माध्यमों से, उसे हम समाजवादी शब्द की संज्ञा देते हैं। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि राज्य का, मतलब देश का कोई अपना रिलीजन या धर्म नहीं होगा, और सभी धर्मों को समान सम्मान या सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। ये होता है आपके सेक्युलर का मतलब। और लास्ट जो महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है गणराज्य। गणराज्य क्या है? रिपब्लिक जिसे हिंदी में कहते हैं। लोकतांत्रिक भी बचा हुआ, लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों कंफ्यूजिंग, मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिलते जुलते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब या डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है। ये है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। कोई राजा का तंत्र नहीं कि राजा शासन करता है, जनता, शासन की शक्ति जनता में होती, क्योंकि प्रीएम्बल में कहा गया है वी द पीपल, मतलब जनता सर्वोपरि है, जनता ही सरकार चुनती है और सरकार को जब चाहे तब उखाड़ फेंकती है। तो वो सरकार बनाने बिगाड़ने का काम जनता का है। तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास है। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। और ये हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होता, बल्कि इसे भी जनता चुनती है। तो रिपब्लिक वहां होता है जहां राष्ट्र प्रमुख को जनता चुनती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब है, जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जनता इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रपति को चुनती है। अमेरिका में क्या है? डायरेक्ट चुनती है। इनडायरेक्ट कैसे है? हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि राष्ट्रपति को, जैसे लोकसभा में हमने सीधे
लोकसभा में हम सीधे मेंबर्स को हम चुनते हैं, विधानसभा के मेंबर्स को हम सीधे चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को हम नहीं चुनते, हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। उसी तरह विधान परिषद में होता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि चुना जाता है। तो दोनों में फर्क ये है डेमोक्रेसी में कि मतलब सरकार बनाने की का पावर जनता में है, और यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है उसे भी जनता चुनती है, वंशागत पद नहीं होता। अब कुछ इसके बारे में, प्रेमबिल के बारे में दो चार बातें कही है विशेष विशेष लोगों ने, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नानी पालकीवाला संविधान विशेषज्ञ है, इन्होंने संविधान, इसे प्रेमबिल को कहा है संविधान का एक परिचय पत्र है, संविधान का ये आइडेंटिटी कार्ड है, इससे आप पहचान होती है, तो इन्होंने इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा, संविधान का परिचय पत्र बोला इसे। के.एम. मुंशी थे, इन्होंने कहा कि ये जो है राजनीतिक जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है, तो ये कहा के.एम. मुंशी ने। एक और थे पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये भी संविधान सभा के मेंबर थे, इन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है और संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। एक अर्नेस्ट बाकर हुए, ये ब्रिटिश के लेखक थे, इन्होंने इसे की नोट कहा, इन्हें हमारा प्रेमबिल बहुत पसंद था, तो इन्होंने उसे की नोट बोला। इसे कई निर्णय हुआ जिसमें संविधान ने इसे कहा कि की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की कुंजी है जिसके माध्यम से हम फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनके दिमाग में क्या है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये संविधान की व्याख्या करने में ये प्रेमबिल या प्रस्तावना की मदद कभी कभी विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो इसे इतना सब चीजें कहते हैं, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जन्मपत्री है या उसका आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये बातें ये जनरली ये कही गई हैं। तो मोटा मोटा आपके चीज़ों में यही है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें पसंद आई होगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, तो जो भी सवाल आएगा उसे आप सही कर सकते हो। अब हम लोग इसके बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और एक और चीज़ें बचेगा सिटीजनशिप, उसके बारे में भी देखेंगे।